हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज की इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम हमारी हॉर्नबिल बुक में से चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई चैप्टर में दो एसेज दिए गए हैं, दो एसेज डिफरेंट राइटर्स ने लिखे हैं और एक राइटर है हमारे नेथली ट्रोवरे और दूसरी राइटर है हमारी ब्रिंदा सूरी। ठीक है, तो ब्रिंदा सूरी। तो जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप क्या होता है? एक सीनरी, ठीक है, एक दृश्य होता है ऑफ द सोल। यहाँ पे आत्मा को एक लैंडस्केप के रूप में लिया है कि भाई एक जो आपकी आत्मा है, जो आप किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो, तो उसके बारे में यहाँ पर बात होनी है। सबका देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। तो इस चैप्टर की हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि 11th क्लास के हमारे सिलेबस में 5 पोएम्स हैं। ठीक है, तो हम 5 की 5 पोएम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप चैनल की 11th की प्लेलिस्ट में जाकर के उन 5 पोएम्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम हमारे इस चैप्टर की समरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि क्या हो रहा है इस चैप्टर में। दिस चैप्टर कंटेन्स 2 एसेज। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में 2 एसेज के बारे में बात की गई है। 2 एसे बताए हैं और रिटन बाय 2 डिफरेंट राइटर्स, और दोनों को डिफरेंट राइटर्स ने लिखा है ऑन द टॉपिक ऑफ आर्ट। और टॉपिक है उनका आर्ट, मतलब दोनों ही राइटर ने आर्ट टॉपिक पे लिखा है। इन द फर्स्ट पीस, और पहले पीस में क्या लिखा है? रिटन बाय नेथली ट्रोवरे। इसको नेथली ट्रोवरे ने लिखा है। द राइटर प्रेजेज द चाइनीज आर्ट। और जो ये राइटर है ये चाइनीज आर्ट की प्रेज करता है। तो ही कंपेयर्स द यूरोपियन आर्ट विद द एशियन आर्ट। तो वो कंपेयर करता है, तुलना करता है। किसकी तुलना करता है? यूरोपियन आर्ट की और एशियन आर्ट की। ठीक है, तो एशियन आर्ट के साथ जब तुलना होती है तो यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है कि भाई इन यूरोप में क्या होता है कि द आर्ट एम्स एट गिविंग ए परफेक्ट इल्यूजन लाइकनेस। जो यूरोप में आर्ट का जो एम होता है वो होता है ए परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, कि भाई बिल्कुल एक इल्यूजन पैदा करना, एक भ्रम पैदा करना, भ्रम की स्थिति पैदा कर देना ही आर्ट का उद्देश्य होता है। मतलब कि भाई जो आर्टिस्ट है वो एक ऐसा भ्रम पैदा कर देता है जैसे कि वो असली दृश्य को देख रहा हो। इस तरीके का भ्रम पैदा करना चाहता है दर्शकों के मन में। इन एशिया द आर्ट प्रेजेंट्स द इनर लाइफ स्पिरिट। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एशिया की जो आर्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे एशिया की आर्ट में क्या प्रेजेंट किया जाता है? इनर लाइफ, मतलब आंतरिक एक जीवन प्रस्तुत किया जाता है स्पिरिट के रूप में, मतलब एक भावना के रूप में। आंतरिक भावना को दर्शाया जाता है कि भाई वो क्या दिखाना चाहता है आंतरिक रूप से। द आर्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर डील्स विद द आउटसाइडर आर्ट। और जो सेकेंड पार्ट है वो आउटसाइडर आर्ट को प्रेजेंट करता है। सेकेंड पार्ट में मतलब ब्रिंदा सूरी हैं वो सेकेंड पार्ट में आउटसाइडर आर्ट के बारे में बताती हैं, बाहरी कला क्या है। इट इज़ द आर्ट बाय दोज पीपल हु आर नॉट बेसिकली आर्टिस्ट। और जो आउटसाइडर आर्ट है ये उन लोगों के बारे में है जो आर्टिस्ट नहीं है। मतलब कि भाई वो लोग, हम उन लोगों को आर्टिस्ट नहीं कह सकते। दे हैव हैड नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन आर्ट। और उन्होंने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग, मतलब औपचारिक शिक्षा, उन्होंने आर्ट के बारे में ग्रहण नहीं की है। येट दे हैव प्रोड्यूस्ड मास्टरपीस। फिर भी उन्होंने क्या किया? प्रोड्यूस किया है, क्या प्रस्तुत किया है? मास्टरपीस, मतलब अपनी उत्कृष्ट कलाकृति जो है वो उन्होंने प्रस्तुत की है। द रॉक गार्डन ऑफ द चंडीगढ़ इज़ एन एग्जाम्पल। और जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है वो इसका एक एग्जाम्पल भी है। विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग in art, Nekchan has produced a wonderful piece of art made from stone and other useless material. विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, मतलब जिसने चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन बनाया है उनका नाम है नेकचंद, और उन्होंने कभी भी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, कोई आर्ट की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली। फिर भी उन्होंने क्या प्रस्तुत कर दिया है, क्या प्रोड्यूस कर दिया है? वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट, मतलब एक कला का अद्भुत नमूना जो कि उन्होंने स्टोन से, पत्थरों से, और यूजलेस मटेरियल जो कबाड़ था उससे उन्होंने इतना सुंदर जो रॉक गार्डन है वो तैयार कर दिया है। तो क्या होता है देखें, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में द राइटर टेल्स एन ओल्ड टेल। राइटर हमें एक पुरानी कहानी बताता है। इट इज़ अबाउट एन 8th सेंचुरी पेंटर। और ये 8वीं सदी के किसी पेंटर के बारे में है जिसका नाम है वू दाओजी। ठीक है, तो वू दाओजी के बारे में वो ये कहानी बताता है। क्या बताता है इस कहानी में? हिज लास्ट पेंटिंग वॉज ए लैंडस्केप। जो उसकी लास्ट पेंटिंग थी, जो अंतिम पेंटिंग थी, वो एक लैंडस्केप थी, मतलब एक भूदृश्य था। तो मतलब एक सीनरी थी। इट वॉज कमीशन बाय द टैंग एम्पर जुआनजोंग टू डेकोरेटेड पैलेस वॉल। तो ये कमीशन किसने दिया था, आदेश किसने दिया था? ये दिया था एक टैंग एम्पर ने जिसका नाम था जुआनजोंग। ठीक है, टू डेकोरेटेड पैलेस वॉल। और उसको क्या करनी थी कि भाई मेरे लिए पेंटिंग बनाओ, क्योंकि मैंने अपने पैलेस की, मतलब महल की एक वॉल को डेकोरेट करना है, एक दीवार को डेकोरेट करना है। द पेंटर मेड ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। पेंटर ने बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई। इट हैड फॉरेस्ट्स, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द स्काई। तो मैन ऑन हिली पाथ्स एंड बर्ड्स इन
फ्लाइट। तो उसने क्या क्या बनाया उस अपनी पेंटिंग में, बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनी थी। इसमें उसने जंगल बनाए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए, झरने बनाए और उड़ते हुए बादल बनाए आकाश में, ठीक है, और आदमी जाते हुए दिखाए हिली रास्तों पर, ठीक है, पहाड़ी रास्तों पर, और बर्ड्स उड़ते हुए उसने दिखाए। तो इस तरीके से उसने अपनी पेंटिंग में ये चीज़ें शो की। द एम्परर एडमायर्ड हिज पेंटिंग। तो जो राजा थे, किंग थे, उन्होंने उसकी प्रशंसा करी उसकी पेंटिंग की। द पेंटर शोड हिम ए केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन इन द पेंटिंग। तो पेंटर ने क्या किया, क्या दिखाया पेंटर ने, शो किया एक केव, मतलब एक गुफा बनाई उसने। तो किस प्रकार की गुफा थी वो, कहाँ पर थी गुफा, एक पहाड़ के तलहटी में थी, मतलब उसके पैरों में थी, पहाड़ के निचले हिस्से में उसने अपनी पेंटिंग के एक गुफा बनाई। ही सैड दैट देयर लिव्ड ए स्पिरिट इन द केव। तो उसने कहा कि इस केव में, इस गुफा में एक स्पिरिट रहती है, मतलब एक आत्मा बसती है। तो ही सैड दैट द केव वॉज स्प्लेंडेड इनसाइड। तो उसने ये भी बताया राजा को कि जो ये केव है ये अंदर से, इनसाइड से बहुत ही स्प्लेंडेड है, बहुत ही शानदार है। ही वॉन्टेड टू शो द इनसाइड ऑफ द केव टू द किंग। तो वो क्या चाह रहा था कि वो किंग को, राजा को अंदर से, मतलब उस गुफा को दिखाए। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स। तो क्या किया पेंटर ने क्लैप किया, मतलब ताली बजाई अपने हाथों से। एंड माउथ ऑफ द केव ओपन, और जो उस गुफा का जो दरवाज़ा था वो ओपन हो गया, मतलब खुल गया। एज सुन एज द पेंटर वेंट इनसाइड, जैसे ही पेंटर इनसाइड गया, अंदर की तरफ गया, द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। एकदम से जो उसका एंट्रेंस था, जो उसका प्रवेश द्वार था, वो एकदम से बंद हो गया, ठीक है, मतलब राजा नहीं जा पाया उसमें। तो अब क्या कह रहा है, द पेंटिंग ऑल्सो वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। और जो पेंटिंग बनी थी उसकी दीवार पे, राजा की महल की दीवार पे, वो वहाँ से एकदम से वैनिश हो गई, गायब हो गई। द स्टोरी टीचेज अस ए लेसन। तो इस स्टोरी से हमें एक लेसन मिलता है, दैट एन एम्परर मे रूल द वर्ल्ड। कि भाई कोई राजा जो सम्राट होता है वो पूरे वर्ल्ड पे, संसार पे राज्य कर सकता है, राज कर सकता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द इनर वर्ल्ड। लेकिन जो आर्टिस्ट होता है, जो कलाकार होता है, वो ही आंतरिक वर्ल्ड को जान सकता है, मतलब अंदरी दुनिया को समझ सकता है। कौन, एक पेंटर। दैट इज़ वाई द पेंटर वॉज एबल टू एंटर द केव। और यही कारण था कि जो पेंटर था वो केव में अंदर जाने के योग्य हुआ, बट नॉट द एम्परर। लेकिन राजा नहीं जा पाया। सच स्टोरीज वर एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। जो इस तरीके की जो स्टोरीज थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करती थी चाइना की क्लासिकल एजुकेशन, मतलब जो चाइना की जो प्राचीन शिक्षा थी उसमें इन कहानियों का बहुत महत्व था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ सच स्टोरीज। जो कन्फ्यूशियस और जुआंगजी जैसे वहाँ पे राइटर हुए हैं, प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं चाइना में, उनकी जो बुक्स हैं वो इन स्टोरीज से भरी पड़ी हैं। तो दीज स्टोरीज रिवील द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। तो जो ये स्टोरीज हैं रिवील करती हैं, मतलब ये शो करती हैं इन भावनाओं को, इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, कि भाई किस तरीके से उस आर्ट को माना जाता था, जाना जाता था। ये सब इन कहानियों से पता चल जाता है। द राइटर टेल्स अनदर स्टोरी। राजा जो राइटर है वो एक और स्टोरी बताता है इन 15th सेंचुरी एंटवर्प। तो कौन सी 15वीं सदी की कहानी बताता है एंटवर्प नाम की जगह के बारे में। देयर वॉज ए ब्लैक स्मिथ, ये एक लोहार था। हिज नेम वॉज क्विंटेन मैट्सिस। तो उसका नाम क्विंटेन मैट्सिस था। ही फेल इन लव विद द डॉटर ऑफ ए फेमस पेंटर। तो उसे क्या हो गया, फेल इन लव का मतलब वो प्यार में पड़ गया, किसके, एक फेमस पेंटर की बेटी के, ठीक है। तो द फादर डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट ए ब्लैक स्मिथ। जो फादर था वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा था एक ब्लैक स्मिथ, तो एक लोहार को अपने सन इन लॉ के रूप में, ठीक है, दामाद नहीं चाहता था एक लोहार को वो, क्योंकि वो बहुत फेमस पेंटर था। वन डे वैन द पेंटर वॉज नॉट देयर, एक दिन जब पेंटर वहाँ पे नहीं था, क्विंटन स्नीक्ड इनटू हिज स्टूडियो। तो जो क्विंटन था, जो लोहार था, ब्लैक स्मिथ था, वो स्नीक्ड मतलब एकदम से उसके अंदर घुस गया छुप करके उसके स्टूडियो में, जहाँ पे वो पेंटिंग बनाता था पेंटर। ही पेंटेड ए फ्लाई ऑन द कैनवस। जो वहाँ पे कैनवस था, जो वहाँ पे जहाँ जिस पे पेंटिंग बनाई जाती थी, उस पर उसने एक फ्लाई बना दी, मतलब एक मक्खी को उसने पेंट कर दिया वहाँ पे। द पेंटेड फ्लाई लुकड सो रियल। जो उसने पेंट की थी फ्लाई, मक्खी, वो इतनी रियल दिखती थी दैट व्हेन द पेंटर केम, कि जब पेंटर आया, ही ट्राई टू स्वेट इट, तो उसने उसे मारने की कोशिश की, उसको भगाने की कोशिश की। देन ही रियलाइज्ड दैट इट वॉज ए पेंटिंग। तब उसने रियलाइज़ किया, महसूस किया कि ये तो पेंटिंग है, ये कोई मक्खी असली नहीं है। व्हेन ही केम टू नो ऑफ द ट्रूथ, जब उसे ट्रूथ का पता चला, सच्चाई का पता चला, ही इमीडिएटली एडमिटेड क्विंटन एज हिज अप्रेंटिस। तो उसने इमीडिएटली मतलब तुरंत ये मान लिया कि क्विंटन को वो अपना अप्रेंटिस मतलब अपना चेला बनाएगा, उसको मतलब अपना शिष्य बनाएगा। क्विंटन मैरिड हिज बिलाउड एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज। तो क्विंटन जो था उसने अपनी जो बिलाउड थी, जो प्रेमिका थी उसकी, उसके साथ उसने शादी कर दी, मतलब पेंटर की लड़की के साथ शादी कर ली। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, और समय के साथ साथ बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज, और वो अपनी सदी का, ठीक है, उस सदी का फेमस पेंटर सिद्ध हुआ। तो आगे कह रहे हैं कि दीज टू स्टोरीज,
भाई जो ये दो स्टोरीज यहाँ पे बताई गई हैं टोल्ड बाय द ऑथर इलस्ट्रेट द टू डिफरेंट व्यूज़ ऑफ आर्ट। तो ये इलस्ट्रेट करती हैं, एग्जांपल देती हैं टू डिफरेंट व्यूज़ ऑफ आर्ट, मतलब अलग अलग व्यूज़ बताती हैं आर्ट का। द स्टोरी ऑफ क्विंटन, जो स्टोरी है क्विंटन की, वो हमें टेल्स दैट इन यूरोप आर्ट लेस स्ट्रेस ऑन द इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। कि भी जो क्विंटन की स्टोरी है वो हमें बताती है कि यूरोप में जो आर्ट है, ठीक है, वो किस चीज़ पे स्ट्रेस करती है, किस चीज़ पे जोर देती है, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, कि भी भ्रम ऐसा पैदा कर देती है जैसे कि सच्ची तस्वीर हो कोई, मतलब सच्चाई जैसी दिखती है लेकिन भ्रम पैदा करती है। द स्टोरी ऑफ द वू डाउजी टेल्स दैट इन एशिया आर्ट स्ट्रेसेस ऑन द इनर लाइफ एंड स्पिरिट। कि भाई जो वू डाउजी की जो स्टोरी उसमें बताई गई है कि भाई वो ये बताती है कि भाई जो एशिया में जो आर्ट है, ठीक है, जो एशिया की जो कला है वो स्ट्रेस करती है इनर लाइफ पे, आंतरिक जीवन के बारे में बताती है। जैसे कि पेंटर अपनी पेंटिंग के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन और उसको समझने के लिए पेंटर का मन पढ़ना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, उसकी भावनाओं को जानना पड़ेगा, उसकी स्पिरिट को जानना पड़ेगा, ठीक है, इनर लाइफ और वो स्पिरिट के बारे में होती हैं। ए वेस्टर्न आर्टिस्ट इंसिस्ट ऑन रियलिज्म, और जो एक वेस्टर्न आर्टिस्ट होता है, जो एक पश्चिमी देशों का जो आर्टिस्ट होता है, वो इंसिस्ट करता है रियलिज्म पे, मतलब वास्तविकता पे। तो किस तरीके की वास्तविकता होती है? ही वॉन्ट्स यू टू लुक एज ए पार्टिकुलर लैंडस्केप। तो वो ये चाहता है कि आप उसका जो विशेष जो लैंडस्केप जो उसने बनाया है उस पर आप उसको आप देखो, लेकिन किस दृष्टि से देखो वो बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो वेस्टर्न पेंटर ये चाहता है कि उसकी पेंटिंग को एग्जैक्टली देखा जाए जैसे कि उसने वो देखता है, मतलब जैसे वो समझता है वैसे ही लोग उसको देखें, मतलब जैसे उसने पेंटिंग देखी थी पेंटर ने और उसने बनाई, तो वैसे ही जो देखने वाले हैं वो भी उसको उसी प्रकार से देखें। ऑन द अदर हैंड द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो चाइनीज़ पेंटर हैं, जो एशियन पेंटर हैं, वो डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट। उसका एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं है कि भाई उसको किस तरीके से देखा जाए, तो उसके बहुत सारे अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं, व्यू पॉइंट हो सकते हैं। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट रियल, जो उसका लैंडस्केप है वो रियल नहीं है। ए पर्सन में एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, जो पर्सन है वहाँ पे वो किसी भी पॉइंट से वहाँ पे एंटर हो सकता है, एंड देन ट्रेवल इन इट्स ब्यूटीज़, और तब वो उसकी ब्यूटीज़ में मतलब ट्रेवल कर सकता है, मतलब उसमें अंदर जाकर उसकी सुंदरता को वो निहार सकता है। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ ऑफ योर आइज टू ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन यू वॉन्ट। जो आर्टिस्ट है वो इस तरीके से क्रिएशन देता है, एक इस तरीके का एक पाथ, एक रास्ता तैयार करता है आपकी आंखों के लिए कि भी वो ट्रैवल करें, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं भाई वहाँ पर आप उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। दिस इज़ ए लाइक ए हॉरिजेंटल स्क्रॉल। और ये जो है जो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे दिखाया गया है, ये बिल्कुल हॉरिजेंटल स्क्रॉल की तरह है, मतलब जिस तरीके से हम कपड़े को लपेट देते हैं हॉरिजेंटली, तो इन इट, तो इसमें क्या हो रहा है, वन सेक्शन अनफोल्ड्स बिफोर यू, भाई एक तरफ से आपके सामने अनफोल्ड किया जाता है, खोला जाता है, देन इट रोल्ड अप द अनदर सेक्शन, तब इसको दूसरे सेक्शन को रोल कर लिया जाता है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से वो चलता रहता है, भाई खोलते रहते हैं उसको बंद करते रहते हैं, तो उसी तरीके से उसकी पेंटिंग को भी अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा। द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज टू लुक एट हिज पेंटिंग। तो यहाँ पे यूरोपियन पेंटर चाह रहा है कि भाई उसकी पेंटिंग को देखने के लिए उसकी आंखें उधार ले ली जाएँ, बोरो कर ली जाएँ, ठीक है, तब उसकी पेंटिंग उस लोगों को समझ में आएगी, मतलब उसके नज़रिए से देखना पड़ेगा। द चाइनीज़ पेंटर वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, और चाइनीज़ पेंटर ये चाहता है कि उसके मन में जैसा उसका मन उस चीज़ को देख रहा है उसी तरीके से आपको उसकी मन को, उसकी भावना को, स्पिरिट को समझना पड़ेगा। द लैंडस्केप ऑफ ए यूरोपियन आर्टिस्ट इज एन आउटर वन। जो लैंडस्केप है, जो दृश्य वहाँ पे है यूरोपियन आर्टिस्ट का, वो एक बाहरी रूप में है। द लैंडस्केप ऑफ एन एशियन पेंटर इज इनर वन। और जो एशियन पेंटर का जो लैंडस्केप है तो वो इनर है, मतलब आंतरिक भावना को दर्शाता है, हम उसको आंतरिक रूप से भी देख सकते हैं, लेकिन यूरोपियन को हम बाहरी तौर पर देख सकते हैं। तो आगे कहते हैं कि द आर्टिस्ट कंसेप्ट, द एशियन कंसेप्ट ऑफ आर्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शनसुई विच लिटरली मीन्स माउंटेन वाटर। जो एशियन कंसेप्ट है आर्ट का वो किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, वो करता है एज शनसुई, शनसुई के रूप में एक्सप्रेस करता है, विच लिटरली मीन माउंटेन वाटर, जिसका लिटरली मतलब जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ है भाई माउंटेन वाटर मतलब पहाड़ी पानी। तो इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, और ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, लैंडस्केप को प्रेजेंट करने के लिए, उसको प्रस्तुत करने के लिए। दे रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स विच रिफ्लेक्ट्स द डाउस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जो रिप्रेजेंट करते हैं टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, मतलब जो पूरक पोल हैं एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को पूर्ति करते हैं, वो पूरक हैं, विच रिफ्लेक्ट्स द डाउस्ट व्यू, और इसमें से जो डाउस्ट जो पेंटर है उसका व्यू झलकता है पूरी दुनिया के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में। द माउंटेन इज यांग रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन। जो यहाँ पे माउंटेन जिसको माना गया है उसको यांग का नाम दिया गया है, जो कि सीधा ऊपर की ओर जा रहा है। इट इज़ स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन, और ये बिल्कुल ही एक स्टेबल है, स्थिर है, गर्म है और सन की तरफ जाता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। द वाटर इज येन
जो वाटर है उसको यिन के रूप में माना गया है, ठीक है, जहाँ यहाँ पर बात हो रही है माउंटेन वाटर का जो एक्सप्रेस किया है शेंसुई में एशियन कंसेप्ट ऑफ आर्ट के रूप में। तो द वाटर इज यिन, इट इज़ ऑन द अर्थ एंड इज फ्लूइड, ये धरती पर पाया जाता है और एक फ्लूइड के रूप में, एक तरल पदार्थ के रूप में, मॉइस्ट एक गीला और एक कूल पदार्थ के रूप में मिलता है। यिन रिप्रेजेंट्स रिसेप्टिव, जो यिन है वो एक रिसेप्टिव फॉर्म में है, मतलब एक ग्रहण करने की स्थिति में होता है। फेमिनी एस्पेक्ट, एक जो स्त्री का एस्पेक्ट होता है उसको प्रस्तुत करता है किस चीज़ में, यूनिवर्सल एनर्जी के रूप में, और ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको ग्रहण करता है। यांग शोज द एक्टिव एंड मैस्कुलिन एस्पेक्ट, और जो यांग है वो किसको लेता है, जो यहाँ पे जो यांग का जो एस्पेक्ट दिया गया है वो बताता है कि भाई ये एक्टिव है और मैस्कुलिन एस्पेक्ट है, मतलब जो पुरुष का एस्पेक्ट है उसको ये लेता है। द इंट्रैक्शन ऑफ दीज टू इज़ द फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, जो इन दोनों का इंट्रैक्शन है, इन दोनों का जो मिलाप है वो प्रस्तुत क्या कर रहा है, वो फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, वो डाओइज्म का एक विचार प्रस्तुत कर रहा है जो कि मूलभूत विचार है। देर इज़ ए थर्ड एलिमेंट आल्सो, इसमें एक तीसरा तत्व भी है, इस कला में तीसरा तत्व क्या है, इट इज़ अ मिडल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। ये एक मिडल वॉइड है, मतलब एक वॉइड का मतलब है खाली स्थान, एक मध्य में इनके दोनों के बीच में खाली स्थान बताया गया है जो कि इंटरेक्शन को, जो इनके मेल मिलाप को बताता है। दिस इज़ लाइक प्राणायाम, और इसको माना गया है प्राणायाम के रूप में, जो प्राणायाम हम करते हैं जहाँ पे हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, सस्पेंडेड फॉर ए फ्यू सेकेंड, जो ब्रीदिंग है उसको हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं बिटवीन इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। किसके बीच में, जब हम इनहेल करते हैं मतलब अंदर सांस लेते हैं और बाहर सांस छोड़ते हैं तो उसके बीच में थोड़ी देर के लिए सांस को रोक लेते हैं, तो उसी की तरह इसको माना गया, मतलब इस आर्ट को बताते हैं ये विद्वान। तो आगे कहते हैं द मिडल वाइड इज एसेंशियल एंड देयरफॉर द वाइट अनपेंटेड इज इम्पोर्टेंट इन द चाइनीज लैंडस्केप। तो जो वाइड है जो खालिस्तान है बहुत ही एसेंशियल है, बहुत जरूरी है, एंड देयरफॉर द वाइट अनपेंटेड स्पेस इज इम्पोर्टेंट, जो वाइट अनपेंटेड स्पेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है चाइनीज लैंडस्केप के लिए, ठीक है। मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल इन दिस मिडल स्पेस, जो मैन है, जो आदमी है, वो एक फंडामेंटल रोल पाता है मिडल स्पेस में, मतलब इसके जो मध्य का जो स्पेस है उसमें वो मूलभूत स्थान उस किसको दिया गया है, मैन को। तो ही इज़ अ लिंक बिटवीन हेवन एंड अर्थ, और वो जो हेवन, जो स्वर्ग और धरती का जो लिंक है उसके बीच में उसको कौन जोड़ता है, उसको मैन जोड़ता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रिटन बाय बृंदा सूरी, जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का वो लिखा है बृंदा सूरी ने। इट इज़ अबाउट द आउटसाइडर आर्ट, और ये आउटसाइडर बाहरी जो कला है उसको बताता है। एंड आर्ट ब्रट और रा आर्ट, ये आर्ट ब्रट या रा आर्ट मतलब कच्ची कला के बारे में बताता है, जिसके बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं ली जाती, उसको बोलते हैं आर्ट ब्रट, ठीक है। तो अब दिस कंसेप्ट ऑफ आर्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन द आर्ट, और इस टाइप के जो ये कंसेप्ट है, जो ये अवधारणा है आर्ट की, वो डिस्क्राइब करती है, वो बताती है कि भाई आर्ट ऑफ दोज, भाई उन लोगों की कला के बारे में बताती है, हु हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, जिन्होंने कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है कला के बारे में, येट दे शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइड, लेकिन फिर भी वो टैलेंट शो करते हैं और उनके अंदर भी कला छुपी हुई है, एक कलाकार छुपा हुआ है। देयर वर्क आर ए प्लीजिंग कंट्रास्ट ऑफ ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम पेंटिंग, तो उनके जो काम हैं वो प्लीजिंग है, ठीक है, उनके अंदर बहुत ही खूबसूरती छपी है, कॉन्ट्रास्ट हुए मेन स्ट्रीम पेंटिंग, और किस चीज़ के विपरीत हैं वो, जो मेन स्ट्रीम पेंटिंग्स हो रही हैं, जो लोग कर रहे हैं पेंटिंग, उनसे बिल्कुल वो जुदा है, बिल्कुल अलग है। फ्रॉम इट इज़ नॉट वेरी पॉपुलर बिगिनिंग्स, यहाँ पे ये जो शुरुआत में ये बिल्कुल पॉपुलर नहीं लगती। द कंसेप्ट ऑफ आउटसाइडर आर्ट हैज ग्रेजुअली बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी आर्ट, जो पॉपुलर बिगिनिंग है यहाँ पे, जो बिगिनिंग में नहीं लगती है वो आउटसाइडर आर्ट अच्छी, लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे बिकम फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन उसमें फिर इंटरेस्ट एकदम से फास्ट ग्रो होने शुरू हो जाता है, बहुत एकदम से उस कंटेम्प्रेरी आर्ट की तरह ही उसमें एक पारंपरिक जो कला है उसकी तरह इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रट, जो इस कच्ची कला की जो विचार है, जो अवधारणा है, वॉज मूटेड बाय फ्रेंच पेंटर जीन डी बफे। तो इसकी किसने मूट की थी, मतलब किसने आरंभ किया था इसको आरंभ किया था फ्रेंच का एक पेंटर था जीन डबफे, ठीक है। तो उसने डुबफे ने क्या किया था कि भाई इसको इस प्रकार की कच्ची कला का आरंभ किया था। इट वॉज अबाउट वर्क, ये तो काम के बारे में है, विच वर इन रा स्टेट एज रिगार्ड कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, जिसमें कि एक कच्ची कला है और वो रिगार्ड करती है कल्चर को और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस को, मतलब संस्कृति के बारे में बताती है, और जो आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है कलाकार का, उसके बारे में बताती है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट ऑफ दिस जेनर। तो एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़, एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन, और प्रत्येक वो चीज़ टिन से लेकर के सिंक तक, ठीक है, या फिर एक ब्रोकन कार, ठीक है,
कोई भी टूटी हुई कार जो भी कार है वो इसका मटेरियल हो सकती है जो कि इस आर्ट में काम आएगी। इस जेनर की जो कार है, इस टाइप की जो कार है, मतलब इस कला है, वो सारा सामान इस कला में काम आ सकता है, कोई भी टूटा फूटा सामान हो। तो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आउटसाइडर आर्ट इज़ द रॉक गार्डन क्रिएटेड बाय नेकचंद इन चंडीगढ़। जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इस आउटसाइडर आर्ट का, वो है चंडीगढ़ में बना हुआ रॉक गार्डन। नेकचंद ने जो गार्डन बनाया हुआ टूटी फूटी चीज़ों से, जिसको हम रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं। मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले ही बिगेन क्लियरिंग ए लिटिल पैच ऑफ जंगल। तो उसने एक क्लियर करना शुरू किया, एक साफ करना शुरू किया, एक छोटा सा भाग जंगल का, ठीक है, टू ले ए गार्डन। किस लिए? कि भी एक गार्डन बनाने के लिए। ऑफ हिज इमेजिनेशन, जो कि उसकी कल्पनाओं का गार्डन था। ए गार्डन मेड विद स्टोन्स, और ये गार्डन किससे बनाया जाना था? स्टोन से, पत्थरों से। थ्रू अवे थिंग्स, फेंकी गई चीज़ों से। एंड अदर ट्रैश, और जो दूसरा कबाड़ था उससे। नाउ हिज रॉक गार्डन इज़ वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो वो रॉक गार्डन है जो इस तरीके से बनाना शुरू किया था, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। द 80-year ओल्ड नेकचंद, ठीक है, जो 80 साल के जो नेकचंद थे बूढ़े, इज़ नाउ कंसिडर्ड इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, ठीक है। उनको आउटसाइडर आर्ट में बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले कलाकार के रूप में माना जाता है। ए फेमस इंग्लिश मैगजीन फीचर्ड ए सेक्शन हिज रॉक गार्डन ऑन द कवर ऑफ इट्स इशू। एक बहुत ही प्रसिद्ध इंग्लिश मैगजीन ने प्रस्तुत किया है रॉक गार्डन को अपने कवर पेज पे, मतलब अपने फ्रंट पेज पे उसको जगह दी है। हैज़ हिज वर्क हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन आउटसाइडिंग टेस्टिमनी। जो उसका वर्क है, जो नेकचंद का काम है, उसको आउटसाइडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। तो किस चीज़ के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया उसको? कि एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी, एक भाई बहुत ही बेहतरीन प्रमाण प्रस्तुत किया गया है कि भाई डिफरेंस ऑफ ए सिंगल मैन, कि भाई एक आदमी किस तरीके से अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या कर सकता है, जो उसने सपना देखा है। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को ऑनर्ड हिम बाय वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स। तो स्विस कमीशन था जो कि यूनेस्को का, तो उसने उसको सम्मानित किया नेकचंद को। किस तरीके से किया? द वे ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, यूरोप में उसके काम को प्रस्तुत करके, एक्सपोज करके, दिखा करके शो किया उसमें। क्या कैसे शो किया? द 5 month शो, 5 महीने ये शो चला, विच बिगेन इन अक्टूबर, जो अक्टूबर 2005 में शुरू हुआ। वॉज हेल्डिंग एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। तो इन देशों में ये जो शो था वो हुए उसकी आर्ट के, नेकचंद की। दस एन अनट्यूटर्ड जीनियस क्रिएटेड ए पैराडाइज। इस तरीके से अनट्यूटर्ड का मतलब बिना कोई कला सीखे, जीनियस, एक बहुत ही जीनियस के रूप में उसने एक पैराडाइज मतलब एक स्वर्ग को गढ़ दिया मतलब बना दिया एक स्वर्ग के रूप में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू बच्चों, बाय।